भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। दोस्तों, एक समय था जब अपने देश में एड्स पर चर्चा भी वर्जित थी। लोग इस विषय पर सवाल पूछने या जानने से भी कतराते थे कि कहीं उसे भी HIV का वायरस न लग जाए। लेकिन अब लोगों में सजगता बढ़ी है, लोग HIV के प्रति जागरूक हुए हैं। लोग इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। एड्स नामक बीमारी से लड़ने के लिए लोग सजग हो रहे हैं। HIV जागरूकता और उपचार, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर ईश्वर गिलाडा को, जो एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है एड्स, इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। भयानक बीमारी मानी जाती है। तो सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताइए कि ये बीमारी है क्या। अब अगर एड्स के बारे में जानते हैं तो पहले में और अभी में इतना फर्क हुआ है। अब नहीं एड्स खतरनाक बीमारी, जांच कराने में समझदारी। एक वक्त ऐसा था कि जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति है उसके बाद उसको HIV का बीमारी होती थी, उसको HIV डिसीज कहते थे। उसके बाद एड्स होता था, जो एड्स एक आखिरी स्टेज होती थी, उसके बाद में व्यक्ति मर जाता था। अब जो वन वे ट्रैफिक था पहले, अभी वो बायलैटरल ट्रैफिक हो गया है। तो आजकल हम एड्स में किसी को जाने नहीं देते। जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति आ जाता है उसका टेस्ट एंड ट्रीट हो गया अभी कि आप टेस्ट करो, अगर पॉजिटिव आता तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करो। ट्रीटमेंट चालू करने की वजह से या इलाज चालू करने की वजह से वो HIV डिसीज में भी नहीं जाता है और एड्स में भी नहीं जाता है। तो हमें आज उसको एड्स कहना गलत है, सिर्फ HIV कहना अच्छा है, HIV पॉजिटिव व्यक्ति कहना अच्छा है। दूसरी बात यह है कि HIV एक 3 ही कारण से आता है, कोई बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार में नहीं आता है। तो एक शरीर संबंध से आता है जो अनप्रोटेक्टेड है, जिसके अंदर कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया और एक व्यक्ति को HIV है, दूसरे को नहीं है जी। फिर भी हर सेक्स में नहीं आता है। तो एक जो जिस व्यक्ति को HIV है और जिसको नहीं है उसको आने का चांस एक सेक्स में 1% से भी कम है, एक सेक्स में। दूसरा कारण होता है माँ से बच्चे को। अगर माँ को, गर्भवती को HIV है तो बच्चे को आ सकता है, वो भी 100% नहीं आता है। तो ऐसी 100 महिलाएं जिसको HIV है और उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो उनके होने वाले 25 से 30 बच्चों को आता है और 70 बच्चों को नहीं आता है। लेकिन आजकल जो दवाई हमारे पास उपलब्ध है, ये जो 25-30 बच्चों में आने वाला है उसको भी हम रोक सकते हैं। तीसरा कारण है कि संक्रमित खून, अगर ब्लड चढ़ाया गया, खून चढ़ाया गया किसी व्यक्ति का जो संक्रमित है, जिसका HIV जांच नहीं हुआ है, तो उससे भी HIV आ सकता है। तो सब ब्लड बैंक में इतनी सुविधा हो गई है कि HIV पॉजिटिव टेस्ट करते हैं, HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस, और जब वो निगेटिव है तभी वो ब्लड दिया जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि किसी व्यक्ति के ब्लड में HIV है और टेस्ट नहीं दिखाता है, तो उसको हम कहते हैं विंडो पीरियड। यानी HIV इन्फेक्शन होने के बाद एंटीबॉडीज बनने के लिए लगभग 70 से 90 दिन टाइम लग जाता है। तो ये 90 दिन के पीरियड में अगर वो ब्लड यूज किया और टेस्ट निगेटिव आया तो भी उसमें ब्लड में वायरस रह सकता है। तो ऐसे कुछ टेस्ट डेवलप हुए हैं जिसको हम वो विंडो पीरियड को कम से कम हफ्ता या 2 हफ्ता बना सकते हैं। नैट नाम की एक टेस्ट है, हम 3 दिन के अंदर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे ब्लड से आने का प्रमाण बहुत कम हो गया है। यानी आज के हालात में भारत देश में 100 में से लगभग 95 लोगों को, 95 लोगों को HIV सेक्स से आता है, यौन संबंध से आता है। 2 या 3 को खून से आता है और 2 या 3 को माँ से बच्चे को आता है। और इतनी अच्छी दवाइयां उपलब्ध है कि अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति वक्त पे इलाज चालू कर दे तो उसको बीमार होने का जरूरत नहीं है, उसको अस्पताल में जाके भर्ती होने का जरूरत नहीं है, उसको दूसरे किसी को HIV लगाने का जरूरत नहीं है, और वो अपनी पूरी जिंदगी जी सकता है। एक वक्त ऐसा था कि हम लोग कहते थे कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, आप पूरा 5 साल का प्रोग्राम बना लो, 5 साल या 10 साल में आप मर सकते हैं। तो व्यक्ति हम बोलते थे हम 5 साल में मैं क्या क्या करूं, मुझे तो जिंदगी काफी जीना है, ये करना है। तो बोलते थे भाई जैसा गवर्नमेंट का 5 ईयर का प्लान होता है, सबका प्लान बना लो। माँ बाप को बद्रीनाथ भेजना है, भेज दो, बच्चे के लिए कुछ सेविंग करना है कर लो।
5 साल के बाद में फिर मरीज आके खड़ा हो गया, सर मेरे 5 साल तो निकल गए, अब क्या करूं? बोला और 5 साल का प्रोग्राम बनाओ। ऐसा करते करते हमने मरीजों का 15-15, 20-20 साल का प्रोग्राम बनाया। तो मेरे पास ऐसे मरीज है जो 92, 93 में भी जो HIV पॉजिटिव आए वो आज तक जिंदा है, उनको बच्चे हो गए, उनके बच्चों की शादियां हो रही है। ऐसे भी बच्चे हैं जो HIV पॉजिटिव पैदा हुए हैं, माँ से बच्चे को HIV आ गया और लगभग 20-25 साल तक पता ही नहीं चला उनको HIV है, बीमार भी कभी नहीं हुए। और अब अचानक कुछ तो होने लगा, हमने बोला इसके माँ को HIV था तो इसका चेक कर लेना चाहिए, या कुछ इसके लक्षण ऐसे दिखते हैं हमको कि HIV जैसा लगता है, तो जांच करते लगता है पॉजिटिव। तो जो एक वक्त ऐसा था जिसमें HIV का खौफ था, वो खौफ धीरे धीरे कम हो गया। भारत ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, उसको रोकने के लिए भी और इलाज करने के लिए भी। तो आज पूरे दुनिया में जितने HIV पॉजिटिव लोग हैं उसमें के 92% लोग भारत से बनी हुई दवाई खाते हैं, भारत से दवाइयां जाती है। तो भारत ने जो रोल अदा किया है कि एक कोई नई दवाई भारत ने नहीं बनाई, लेकिन जो दवाई बाहर से बनी है उसकी कॉपी बनाकर वो लोगों को अफोर्डेबल बना देना, लोगों तक पहुंचाना, इसका काम भारत के फार्मा कंपनी ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और इसके वजह से हर इंसान अफोर्ड कर सकता है, और जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सरकारी ART सेंटर में जा सकता है, वहां पे भी मुफ्त दवाई मिलती है। भारत देश की तरफ से कम 554 ART सेंटर है और उसके 1000 लिंक सेंटर है, तो 1500 जगह इसका इलाज मुफ्त होता है और मुफ्त जांच मुफ्त होती है। उसको फॉलोअप करने के लिए जो टेस्ट होती है CD4 या वायरल लोड वो मुफ्त होता है, दवाइयां मुफ्त मिलती है। तो आपकी बातचीत से हमें लगता है कि हमारे श्रोताओं के भीतर जागरूकता पैदा होगी, लेकिन एक मुद्दे पर जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपने जिक्र किया कि 2-3 वजह का जिक्र किया, जिसमें एक तो ये था कि पति पत्नी के या यूं शारीरिक संबंध से HIV का संक्रमण होता है, दूसरा माँ के जरिए शिशु में संक्रमण होता है। तो इसमें एहतियात कैसे बरता जाए? मान लीजिए शारीरिक संबंध के लिए कंडोम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर एक माँ HIV से पीड़ित है तो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाए तो मुश्किल है, तो उसके लिए क्या सतर्कता है, क्या सजगता है? अभी हमारे जो रिसर्च हुए हैं और हमारा जो अनुभव है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक अगर कोई HIV संक्रमित माता अपने जो प्रेगनेंसी होती है तभी उसी समय आ जाती है, तो हमने तो डॉक्टरों में ऐसा अवेयरनेस किया है कि आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म करते हो यूरिन से या सोनोग्राफी से, उसी समय HIV की जांच भी कर लो। तो उसकी अगर जांच कर लो और उस समय पॉजिटिव आता है, आप उसी समय दवा चालू कर लो, तो आपका वो माता 2-3 महीने के अंदर अनडिटेक्टेबल हो जाती है। अनडिटेक्टेबल का मतलब यह है कि HIV एंटीबॉडी रहेगी लेकिन वायरस नहीं रहेगा, वायरस नहीं के बराबर हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो वो उसको गर्भ के दौरान अपने बच्चे को नहीं देगी, जब बच्चा पैदा होता है या सीजर से भी बच्चा पैदा हुआ बच्चे को नहीं देगी, या स्तनपान से भी नहीं देगी। तो स्तनपान भी कर सकती है, खुद का ट्रीटमेंट चालू रहेगा, बच्चे को कोई ट्रीटमेंट देने का जरूरत नहीं है, या अगर अवेलेबल है तो 1 महीने का हम इलाज करते हैं पैदा होने के बाद। तो ऐसे समय शिशु को आने का चांस 0% है। आज वर्ल्ड में ऐसे तरीके हो गए हैं कि अगर माँ से बच्चे को आने वाला HIV है जो 25 से 30% नेचुरल कोर्स में आता है, वो 0% हो जाएगा। तो ये जानकारी जो आपने दी है, इससे जच्चा और बच्चा दोनों अवेयर रहेंगे, सजग रहेंगे। डॉक्टर साहब, एड्स विषय पर बातें हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं। गाने के बाद हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि HIV या एड्स के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से पता चले कि उसे ये बीमारी दस्तक दे रही है मरीज को? सबसे पहले तो मैं गाने का रिलेवेंस बता दूं। उस समय ऐसा था कि 100 साल पहले भी प्यार था, अभी भी प्यार है, और एक ही साथ होता था। अब जब व्यक्तियों में प्यार बदलने का या पार्टनर बदलने का मौका आ गया तो लोगों को कुछ ना कुछ तो उसके साथ खामियाना भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए HIV और दूसरे यौन संबंधी बीमारियां होती है। अब इसमें लक्षण ये होते हैं कि HIV के लक्षण बहुत जल्दी नहीं आते, वो लक्षण आने के लिए 5 साल 10 साल वक्त लग जाता है। तो हम मरीज को कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसी रिस्क ली है जिसकी वजह से आपको खुद को शक है कि आपको HIV आ सकता है या यौन संक्रमण की बीमारी आ सकती है, आप जांच करा लो। अगर वो दायरे के बाहर व्यक्ति चला गया तो 5 साल 10 साल के बाद उसको बुखार है, खांसी है, जुलाब होना है, वजन कम हो जाना है, TB या क्षय रोग हो जाना है, या जो उसको हम नागिन कहते हैं या हर्पीस कहते हैं वो हो जाना है, तो ऐसे चीजें होने को 5 से 10 साल वक्त लगता है। और जो डॉक्टर ट्रेंड है वो उसका देख के पहचान सकता है कि ये हो सकता है HIV रिलेटेड है। लेकिन हर मरीज जिसको ये चीजें हो रही है उसको HIV नहीं होता।
क्योंकि जब हम लोग ऐसे बातचीत करते हैं तो जिस व्यक्ति को कहीं ग्लैंड आ गया या बुखार आ रही है वो समझने लगता है कि मुझे HIV है। तो बुखार आने के या खांसी आने के या वजन कम होने के और भी कई कारण हमारे देश में मौजूद है, लेकिन अपना खुद का डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए, उसके बाद में जांच करना चाहिए। उसके बाद अगर हम वहां भी निगलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में उनको अंदर की बीमारियां होती है, पहले बाहर की बीमारियां होती है, फिर अंदर की बीमारियों में कई प्रकार के कैंसर है, जैसे लिम्फोमा HIV में होता है, हॉजकिंस भी, नॉन हॉजकिंस भी 2 प्रकार के लिम्फोमा है, कापोसी सार्कोमा है, ये कैंसर है। और कैंसर को छोड़ के अंदर के फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या टीबी, पेट का टीबी, लोगों को लगता है कि टीबी यानी सिर्फ चेस्ट में होता है, टीबी पेट में हो सकता है, टीबी दिमाग में हो सकता है, टीबी किडनी में हो सकता है। तो हमारे देश में बाकी बीमारियों के मुकाबले में टीबी ज्यादा HIV के मरीज में देखने मिलता है। लगभग HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति बीमार है 50 से 70% लोगों को टीबी की बीमारी होती है। तो आपने जिक्र किया कि यौन संबंध से भी HIV हो सकता है, और एक बात है जो कहा जाता है कि एक निडल के प्रयोग से भी होता है, जो इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर्स, नर्स जो इंजेक्शन लगाते हैं, या फिर ब्लड टेस्ट के लिए जो निडल प्रयोग किया जाता है, इसके जरिए भी क्या HIV का संक्रमण हो सकता है? नीडल में 2 अलग अलग प्रकार के चीजें हैं। एक जो हम डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लेते हैं या जिस सुई से हम ब्लड निकालते हैं या जहां से ब्लड चढ़ाया जाता है, तो उस नीडल से HIV का आने का प्रमाण नहीं के बराबर है। नीडल प्रिक इंजुरी बोलते हैं, उसके अंदर नीडल में 2 नमूने के नीडल है, एक सूचर का नीडल है, उसमें बोर नहीं होता है, उसमें ब्लड मिक्स नहीं होता है, और इंजेक्शन के नीडल में 1 ड्रॉप ब्लड मिक्स हो सकता है। तो 1 ड्रॉप के ब्लड के मिक्स होने से HIV होने का प्रमाण 0.1% है, 1000 में 1 है। लेकिन जो सुई से नशा करते हैं लोग, वो एक ही सुई से 8-10 लोग शेयर करते हैं। तो अगर किसी को HIV की बीमारी होगी या हेपेटाइटिस B की बीमारी होगी, हेपेटाइटिस C की बीमारी होगी, वो शेयर करने से हो जाता है। तो उन लोगों में प्रमाण ज्यादा है, क्योंकि वो प्रमाण 0.1% भी होगा तो कई बार शेयर करते हो, और एक ही नीडल में 8-8, 10-10 लोग शेयर करते हैं। तो ये 2 चीजें अलग अलग है। और जो नीडल से होने वाले उनको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जिस ढंग से आता है उसी ढंग से आता है, उसमें मानते हैं। ड्रग का नशा मत कीजिए। तो ये सब सजगता बहुत जरूरी है। हमें बताइए कि इस बीमारी का आगमन अपने देश में कैसे हुआ? ऐसा मानते हैं कि अफ्रीका से हुआ। अभी ये आगमन के बारे में कई भ्रांतियां हैं, लेकिन उसमें जो एक बहुत पॉपुलर भ्रांति है जिसको थोड़ा साइंटिफिक बेस है, वो ये मानते हैं कि अफ्रीका के अंदर कुछ ग्रीन मंकीज नाम के मंकीज थे, उस मंकीज में SIV नाम का वायरस था, सिमियन मंकी वायरस। तो SIV जो वायरस था वो मंकी से ह्यूमन बीइंग में आ गया। तो जब SIV ह्यूमन बीइंग में आया तो उसको HIV-2 बना, और वो HIV-2 से बाद में मॉडिफाई होकर HIV-1 बन गया। अब मंकी से ह्यूमन बीइंग में कैसे आया होगा? तो हो सकता है कि जैसे हमारे देश में लोग बकरी ईद के दिन बकरी का मटन खाते हैं, वहां लोग मंकी का मटन खाते हैं, या मंकी ने कभी बाइट कर लिया, या कुछ लोग मंकी के साथ सेक्स भी किए हैं वहां पे, तो वहां से मंकी से आ गया। और ऐसे बीमारियों हम जूनोसिस कहते हैं, जो जू यानी एनिमल से इंसानों में आती है, उसको जूनोसिस कहते हैं। तो हो सकता है जूनोसिस की बीमारी है। फिर उस समय हो सकता है बाहर देश के लोगों ने हमारे लोगों के साथ संबंध किया, या हमारे लोग बाहर गए, वहां से बीमारी लेके आए, और वहां से लाके बीमारी उन्होंने सेक्स वर्कर को या यौन संबंधी काम करने वाली औरतें हैं उनको दे दी, वहां से बीमारी उनके क्लाइंट को मिल गई, वहां से उनके पार्टनर को आ गई, तो ऐसे फैलते गई। तो हो सकता है कि हमारे पास ये बीमारी लगभग 1970s के आसपास आई होगी, लेकिन पहला मरीज हमारे को बंबई में मिला 1985 के अंदर दिसंबर में, और बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, एड्स के बारे में आप बहुत जेन्युइन जानकारी दे रहे हैं, बहुत ही जरूरी जानकारी आप दे रहे हैं। तो अब बताइए कि एड्स का इलाज संभव है? आपने शुरुआत में ही कहा, कैसे संभव है, क्या है इसकी चिकित्सा पद्धति? इसके लिए हम लोग ब्लड की जांच करते हैं। जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम शक के बुनियाद पे आता है कि मुझे HIV हो सकता है, या एक डॉक्टर को शक होता है कि ये मरीज को HIV हो सकता है, तो उसके लिए हम HIV की प्राइमरी जांच करते हैं। उसको HIV स्पॉट टेस्ट भी कहते हैं और एलिजा टेस्ट भी कहते हैं। वो जब पॉजिटिव आता है तो हम 2 या 3 नमूने के अलग अलग प्रकार के जांच से पक्का कर लेते हैं उसको HIV है। पहले लोग वेस्टर्न ब्लॉट नाम की एक बहुत महंगी टेस्ट करते थे, आजकल उसका जरूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद में एक बार HIV पॉजिटिव है तो उसका रोग प्रतिकार क्षमता कितनी है, क्योंकि हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति बीमार नहीं होता, हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति कल मरने वाला नहीं है या 5 साल में मरने वाला नहीं है। तो हमारी रोग प्रतिकार क्षमता कितनी है उसका टेस्ट होता है, उसको CD4 कहते हैं, CD4 CD8 का टेस्ट। तो वो देखते हैं, और वायरस कितना है, हर ml ब्लड में कितना वायरस है, वो वायरल लोड बोलते हैं उसको, तो वायरस की जांच होती है। ये 2 जांच के साथ मरीज को और कौन सी बीमारियां हैं, उसको TB है उसका एक्सरे चेस्ट करके देख लो, HIV की जैसी कुछ बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, सिफिलिस है, ये बीमारियां हैं क्या, और जो बीमारियां हैं उसका इलाज करो। तो हम HIV का इलाज करने के पहले ये जानना चाहते हैं कि और कोई इसको बीमारी है क्या, क्योंकि कभी क्या होता है कि अंदर कोई बीमारी सुप्त अवस्था में है और हमने HIV के इलाज चालू कर दिया तो वो सुप्त अवस्था की बीमारी बढ़ जाती है। तो ये बीमारी का बढ़ना और कम होना
आंख के पानी के जैसा है। जैसा हमको सुख में भी आंख में आंसू आते हैं और दुख में भी आंसू आते हैं। जी जी। तो टीबी भी ऐसी बीमारी है जो इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी सुख है, अच्छा टाइम है, तब भी टीबी हो सकता है, और खराब है तब भी टीबी हो सकता है। तो हम लोग टीबी की जांच करते हैं, टीबी को रोकने का इलाज चालू कर देते हैं। और अभी तो प्रोटोकॉल के हिसाब से हर HIV पॉजिटिव मरीज को हर 2 साल में एक बार कम से कम 6 महीने का टीबी का रोकने का एक गोली देते हैं हम, तो उसको टीबी हो ही नहीं। तो ये जब जांच होने के बाद हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। शुरुआत के दौरान हम हर 3 महीने को आने को कहते हैं, और बाद में हर 6 महीने आए तो चलता है। तो हम मरीज को कहते हैं कि आपको साल में 2 बार आना है, 2 बार जांच करना है, जो आपको दवा चल रही है उसके कोई साइड इफेक्ट है क्या वो देखना है और चले जाना है। तो ये इसका फायदा ये हुआ है कि अगर किसी भगवान ने पूछा कि मेरे एक हाथ में डायबिटीज है और दूसरे हाथ में HIV है और आपको कोई एक बीमारी लेना जरूरी है, तो आज के डेट में HIV लेना अच्छा है, डायबिटीज खराब है। तो इतना आसान उसका इलाज बन गया है। डॉक्टर साहब बताइए हमारे श्रोताओं को कि सुना है कि एक कैप्सूल तैयार किया गया है जिससे एड्स नामक बीमारी का इलाज हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने ये इजाद किया है। तो ये कहाँ तक तथ्यपरक है, बताइए। क्या एक उस कैप्सूल से इलाज हो सकता है या फिर HIV के संक्रमण का वही खतरा अभी भी मौजूद है? इसमें 2 अलग अलग पहलू है, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है रिसर्च और दूसरा मार्केट में क्या अवेलेबल है, लोगों तक क्या है। तो रिसर्च तो कंटिन्यूस चल रहा है, और जितना रिसर्च HIV में हुआ है उतना किसी बीमारी में नहीं हुआ है, इतना फास्ट रिसर्च। यानी हम 30 साल के अंदर, 35 साल के अंदर ये जानते हैं कि HIV कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उस पर इलाज क्या है, कितने नमूने की दवाइयां, लगभग 24 नमूने की दवाइयां उपलब्ध है। अब कुछ रिसर्च में ऐसा पता चला है कि एक कैंसर का व्यक्ति था, उसको कैंसर के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिया गया और उसमें उसको HIV था, HIV नेगेटिव हो गया। तो लेकिन ये रूटीन इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के भी बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक ये चीज 1 या 2 व्यक्ति में मिली है, वो हजारों लोगों में नहीं हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं और रिजल्ट नहीं मिल सकता है, तब तक वो रूटीन में नहीं आएगा। उसके बावजूद जो हमारे पास आज उपलब्ध है, एक गोली 3 नमूने की दवाई उसके अंदर है, गोली खाओ सो जाओ, फर्स्ट क्लास इलाज है। और ये गोलियां जिसको हम STR कहते हैं, सिंगल टैबलेट रेजिमेन, ये भारत देश ने निकाली है। यानी बाहर के देशों ने अलग अलग 3-4 गोलियां निकाली थी। हमने कहा कि भाई जब हम टीबी में इलाज करने के लिए 4 नमूने की दवाई एक ही गोली में देते हैं, तो हम HIV में क्यों दे नहीं सकते। तो भारत ने प्रोड्यूस की उसको और सारे दुनिया के देश ने अपनाया। तो एक सिंगल टैबलेट से इंसान रह सकता है। कुछ पहले की जो दवाइयां थी उसके साइड इफेक्ट्स काफी थे, अभी जो नई दवाइयां उसके साइड इफेक्ट भी काफी कम है। तो ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट, यानी हम लोग 100 में लगभग 1 या 2 व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो गए, 98 लोग को साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, तो वो दवा खा के जी सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अपने देश में HIV या एड्स के बारे में सजगता बहुत कम है, जागरूकता बहुत कम है और जानकारी का अभाव भी बहुत है। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि HIV नाम का एक वायरस है, तो ये क्या है? HIV और एड्स में फर्क क्या है? HIV वायरस का नाम है। जैसे बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट और वायरस होते हैं, उसमें वायरस में HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। HIV वायरस से होने वाले संक्रमण को हम HIV पॉजिटिव कहते हैं, और उसके बाद होने वाली बीमारी को हम HIV डिसीज कहते हैं। और एड्स कब कहते हैं कि जब उसको इंटरनल बीमारियां हो गई, उसको टीबी हो गया, ब्रेन में कोई फफूंद की बीमारी हो गई, फंगस इन्फेक्शन हो गया, या अंदर कैंसर हो गए, या PCB नाम का निमोनिया हो गया, या किडनी इन्वॉल्व हो गई, तब हम एड्स कहते हैं। तो एड्स एक HIV डिसीज के एंड स्टेज का नाम है, और एड्स के बाद में यूजुअली व्यक्ति मर जाता था। अब एड्स में होने के बाद में भी हम वापस उसको रिवर्ट करके HIV तक ला सकते हैं। तो जो वन वे ट्रैफिक को हमने बायलैटरल ट्रैफिक बना दिया है। तो ये फर्क है। और एड्स की रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? एड्स की रोकथाम के लिए अलग अलग पहलू है। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे कि जिनको इसका संक्रमण का खतरा ज्यादा है। उसके अंदर है यौन कर्मी, सेक्स वर्कर्स, मेल सेक्स करने वाले मेल के साथ जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटी है या LGBT कम्युनिटी है, जिसके अंदर लेस्बियन में आपस में नहीं होता है लेकिन मेल टू मेल सेक्स में ज्यादा चांस होता है। जो बाइसेक्सुअल है, जो मेल और फीमेल दोनों के साथ संबंध रखते हैं, उनको ज्यादा हो सकता है। जो सुई से नशा करने वाले हैं, उसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। तो हम उन लोगों को कहते हैं कि भाई आपका जो काम है उसके अंदर आपको HIV और खून से आने वाली बीमारियों का चांस ज्यादा है, तो आप कुछ एहतियात बरतिए। दूसरा है कि जो लो रिस्क लोग हैं या नो रिस्क लोग हैं, उनको खाली अवेयरनेस करने के लिए कहते हैं, और अगर आपको कोई सिम्टम है तो आ जाइए, जांच करा लीजिए। HIV के लिए जो संक्रमित महिला है उसको बच्चों को नहीं होने देना है, तो उसको बोलते हैं इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करो। और गर्भवती महिलाओं को हर नमूने की जांच आजकल होती है, तो उसके साथ में एक HIV का जांच भी कंपलसरी सब जगह हो गया है। तो वो जान लेती है कि मैं HIV पॉजिटिव हूं क्या नहीं हूं, अगर है तो मैं ट्रीटमेंट चालू करने से बच्चों को नहीं हो सकता है। तो इस ढंग से हम बच्चों को बचा सकते हैं। और तीसरी तरफ हमको अवेयरनेस करना है मेडिकल डॉक्टर्स का या मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट का। कई बार हम लोग समझते हैं कि जो मेडिकल लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, ऐसा नहीं है। कई डॉक्टर लोग HIV पॉजिटिव व्यक्ति को हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, ट्रीटमेंट करना नहीं चाहते हैं, सर्जरी करना नहीं चाहते हैं, डिलीवरी करना नहीं चाहते हैं। तो हम उनको ये समझाते
चाहते हैं कि अगर हमने उस व्यक्ति का इलाज किया है, उसको अनडिटेक्टेबल बनाया है, तो अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिटेबल। तो अनट्रांसमिटेबल इज नॉट ओनली फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ, इवन फ्रॉम पेशेंट टू डॉक्टर, पेशेंट टू सर्जन, पेशेंट टू गायनेकोलॉजिस्ट। तो HIV पॉजिटिव मरीज का इलाज करने से अगर HIV होता तो मुझे HIV होना चाहिए था। मैं लगभग 35 साल से HIV पॉजिटिव व्यक्ति का इलाज कर रहा हूँ और मेरे मरीज तो 95% HIV पॉजिटिव है। तो ऐसा HIV होता ही नहीं है। तो ये डॉक्टरों का अवेयरनेस करना, ताकि अगर किसी कारण से मरीज को हॉस्पिटल जाना पड़े तो डॉक्टर डर नहीं जाए कि HIV पॉजिटिव आ गया, मैं ग्लोव्स लगाऊं। आपको ग्लोव्स लगाना है तो हर एक व्यक्ति के लिए लगाइए, सिर्फ HIV पॉजिटिव मरीज के लिए ग्लोव्स लगाने के लिए या स्पेशल प्रिकॉशन HIV के लिए लेना, ये गलत धारणा है। तो अब बताइए कि HIV से संक्रमित व्यक्ति की जांच पहचान की तकनीकी विधि क्या है? HIV की जो तकनीकी विधि है बहुत आसान है और हमारे यहाँ पे देश में मुफ्त में जहाँ पे जांच करना है उसको हम ICTC कहते हैं, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ICTC। ये हर सरकारी अस्पताल में है, हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है, या उनको हर कहीं प्राइवेट में जाके जांच करना है, हर प्राइवेट क्लिनिक में और लैब में इसका टेस्ट होता है। वो तो आप इतनी खाली HIV जांच करा लीजिए। हो सकता है कि वो सामने वाले आपको बहुत सारे जांच करने को बोले, उतनी ज्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है। दूसरी लोगों की भ्रांतियां ये होती है कि मेरा बॉडी चेकअप कराया, उसमें अगर कुछ होता तो बता देते थे। वो भ्रांति भी गलत है, क्योंकि हर बॉडी चेकअप में HIV का जांच नहीं होता है। तीसरा, लोगों को लगता है कि मैंने कुछ दिन पहले खून डोनेट किया है, मेरा खून ले लिया तो मुझे HIV है ही नहीं। तो वो ब्लड बैंक से आपको बोलेंगे या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। तो ये भ्रांति में नहीं रहे, अगर आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया तो आप जांच करा लीजिए। और अब नहीं, एड्स खतरनाक बीमारी, जांच कराने में है समझदारी। डॉक्टर साहब, अब हमें बताइए कि एड्स पीड़ित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, काफी कम हो जाती है। तो जब ऐसे समय में बीमारियां अटैक करती हैं तो किस तरह से आप इलाज करते हैं उस मरीज का? हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि आपकी जिंदगी के 4 भाग है, जिस हर भाग में आप उसका उम्र बढ़ा सकते हैं। उसमें 3 भाग आपके हाथ में है और 1 भाग हमारे हाथ में है। तो 25% आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट निगेटिव है, मुझे मरना है, अभी क्या करना है, तो और मैं शराब पीऊं और मैं ये करूं, तो आप जल्दी मरेंगे। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वॉक करेंगे, रेगुलर लाइफ बनाएंगे, 25% है आपके आदतों पे। तो शराब, सिगरेट, तंबाकू से आपकी उम्र 5 साल 10 साल कम हो जाएगी। तीसरी चीज है आपका खान पान। आपका खान पान शुद्ध चाहिए। आप HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन अगर आप बाहर से बीमारियां लेके आएंगे, कोई भी कोल्ड चेन की चीज खा लेंगे, कहीं भी आप शरबत पी लेंगे, कहीं भी ओपन के जो चीजें खा लेंगे, आपको बीमारी आएंगी। तो ये 3 चीज आपको संभालना है। चौथी चीज वायरस, हम संभालेंगे दवा के साथ। और चारों चीज संभालने से आपकी जिंदगी पूरी नॉर्मल रहने। आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा होता है तो मेल का लाइफ 68-69 है, फीमेल का लाइफ 71 है। HIV पॉजिटिव का व्यक्ति का भी लाइफ हम उतना 71 या 68 दे सकते हैं, उसमें हम एक भी दिन कमी नहीं करेंगे। तो इतनी अच्छी दवाइयां हैं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो आज जांच करा लीजिए। आपके घर में कोई व्यक्ति है तो उसकी जांच करा लीजिए। उसके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। जिस व्यक्ति के साथ अच्छे से आप पेश आएंगे, उसकी जिंदगी अपने आप बढ़ेगी। तो मरीज का जितना खुद का रोल है, उसके फैमिली का भी उतना ही रोल है। अपने देश में एड्स के मरीज के और इलाज के क्या आंकड़े हैं? क्या 100% इलाज मुमकिन है एड्स के मरीज का? हमारे देश में 2.1 मिलियन यानी 21 लाख लोगों को HIV का संक्रमण है। उसमें से लगभग 14-15 लाख लोगों को HIV का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चालू है। हमारे दुनिया के अंदर हमारा देश का तीसरा नंबर है। पहला साउथ अफ्रीका है, दूसरा नाइजीरिया है, तीसरा इंडिया है। लेकिन साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, ये हमारे एक स्टेट के जितनी है, तो उनका नंबर ज्यादा होना ठीक है। इंडिया में जो 2.1 मिलियन है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन में भी वर्ल्ड में 2 नंबर पे पॉपुलेशन है, 3 नंबर पे HIV है। अब जो हमारे टारगेट्स हैं, वो टारगेट है 90-90-90 बाय 2020। अब 2020 को सिर्फ 1 साल बचा है, तो या 13 महीने बचे हैं। तो हमको क्या टारगेट अचीव करना है कि जिन व्यक्तियों को HIV है, उसके 90% लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसको HIV है, वो अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। जिन लोगों को HIV है, उसके 90% लोगों को हमको ट्रीटमेंट देना है, तो 90% ऑफ दैट 90%। और जिन व्यक्तियों को ट्रीटमेंट है, उन लोगों का 90% लोगों का हमको वायरस कंट्रोल में रखना है, जिसको बोलते हैं वायरस अनडिटेक्टेबल। तो इट इज 90% ऑफ 90% ऑफ 90%, यानी 71% लोगों का वायरस कंट्रोल में चाहिए। तो ये टारगेट अगर हम अचीव कर लिए 2020 तक, तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा होगा। आज हालात ऐसे नहीं है कि वो टारगेट हम लोग अचीव कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हम 1 साल और बचा है, उतना मेहनत करेंगे। हो सकता है कि टारगेट में थोड़ा 5-10% की खामी हो, अगर वो कर लेंगे तो अमेरिका का टारगेट भी वही जगह है, ऐसा नहीं कि हमारे देश का टारगेट कम है, तो हम लोग हासिल कर सकते हैं। जी, तो कितना वक्त लगता है इलाज में? एक मरीज के पूरी तरह क्योर होने में कितना समय लग जाता है? आज की जो दवाइयां हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो दवाइयां सरकारी प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं है। जो नई नई दवाई आई है, वो हम लोग प्राइवेट में 2-2.5 साल से यूज कर रहे हैं।
उसके साथ हम व्यक्ति को, जिसको 1 ml ब्लड में 10 लाख वायरस भी होगा, तो हम 3 महीने के अंदर उसको अनडिटेक्टेबल बना देते हैं। अनडिटेक्टेबल यानी 20 से कम कॉपी, या आजकल नया है टारगेट नॉट डिटेक्टेड, यानी एक भी वायरस नहीं मिलेगा, तो इतना हम बना देते हैं। तो 3 महीने के अंदर इतना काम हो जाता है। और 3 महीने के बाद में व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, इवन अपने वैवाहिक जिंदगी भी अच्छे से बगैर कंडोम के कर सकता है। बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा कर सकता है। तो बहुत कम वक्त लगता है कि हम लोग उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि हालांकि आपने जिक्र किया कि खान पान अच्छा होना चाहिए, लेकिन किस तरह से पौष्टिक आहार लिया जाए? क्या पौष्टिक आहार और व्यायाम से HIV या एड्स पर विजय पाई जा सकती है? HIV पर विजय खान पान से और आपके एक्सरसाइज से नहीं होगा, लेकिन आपकी जिंदगी अच्छी बन सकती है, जो HIV पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए है। और सिंपल टेक्निक हम कहते हैं कि बाहर का भेलपुरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, सैंडविच ये मत खाओ। आपको बाहर की कोई चीज खाना है, मजबूरी से किसको खाना है, तो जिसमें बाफ निकल रही, गर्म चीजें, गर्म चाय, गर्म कॉफी, उससे बीमारी नहीं आएगी। लेकिन बाहर के ओपन जो शरबत होगा उससे बीमारी आ सकती है, नींबू पानी से बीमारी आ सकती है, बाहर के ओपन के फ्रूट से बीमारी आ सकती है। तो अवॉइड कोल्ड चेन फ्रॉम आउटसाइड। नंबर 2, बी रेगुलर इन योर लाइफ। आधा घंटा रोजाना एक्सरसाइज करो, वॉक करो, फ्रेश हवा लो। सुबह वॉक करने से माइंड भी फ्रेश होता है, आपका दिनचर्या अच्छी चलती है। और तीसरी चीज है कि हर टाइप के जो नशा है, जो सबको पता है कि नशा को एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, नशे से दूर रहो, क्योंकि वो नशे की जिंदगी HIV की जिंदगी से भी ज्यादा बदतर है। जी डॉक्टर साहब, बड़ी उम्दा जानकारी दे रहे हैं और इससे घबराहट कम हो रही है। वरना तो हम भी एक बार सोच रहे थे कि इतनी भयंकर बीमारी है, इस विषय में हम इस बीमारी के बारे में चर्चा कैसे करेंगे, लेकिन बात करते करते लग रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता सुकून महसूस कर रहे होंगे कि इतनी बड़ी बीमारी सुनने के लिए है, लेकिन इलाज उसका बहुत आसान है। और अब ये बताइए कि क्या ये बीमारी जब दस्तक देती है तो बहुत तेजी से फैल जाती है या धीरे धीरे? कितना समय लेती है इसका जो वायरस है फैलने में, पनपने में, हम बताइए। लकीली ये बीमारी इतनी ज्यादा फास्ट नहीं फैलती है। जैसे इबोला हमने सुना है, जीका वायरस सुना है, वो जल्दी फैलता है और वो व्यक्ति कुछ महीने में, कुछ हफ्ते में मर जाता है। तो वो अच्छा भी है और बुरा भी है। जहाँ पे बीमारी लिमिटेड टाइम की होती है, वो व्यक्ति मर गया, वहां से इन्फेक्शन बाहर नहीं गया, बच गया। ये बीमारी इंसिडियस है, जो एक बार आती है तो कई महीनों के बाद, कई साल के बाद पता चलता है। तब तक उस व्यक्ति ने किसी को HIV दिया भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम खाली HIV का नहीं है, HIV के व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस आता है, ज्यादा कॉमन। और उस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस आने के बाद वो ट्यूबरक्लोसिस ज्यादा लोग को देगा, HIV कम लोग को देगा, क्योंकि TB ये खांसी से भी हो सकती है, फोमाइट से हो सकती है, हवा से हो सकती है। तो उस व्यक्ति के वजह से HIV के व्यक्ति को TB आया, TB से TB फैला, HIV नहीं फैला, ऐसा भी होता है। तो अभी उसकी जिंदगी काफी लंबी है, तो उस जिंदगी के दौरान कभी भी ऐसा हम लोग नहीं मान के चल सकते कि हमने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट बराबर खा रहे हैं, बहुत रेगुलर है ट्रीटमेंट। पेशेंट कभी हवा में भी जाते हैं, दवा बंद कर देते हैं, मुझे दवा करने की जरूरत क्या, मैं हेल्दी हूँ, फिर बीमार होकर आते हैं। तब तक उस और कितने बीबी को बीमारी लगा देते हैं, बच्चों को बीमारी लगा देते हैं। तो इसमें रेगुलरिटी की बहुत जरूरत है। अगर रेगुलरिटी होगी तो बीमारी बाहर नहीं जाएगी। और हमारे श्रोताओं को बताइए कि जब ये बीमारी होती है तो इसका जो इलाज होता है, इलाज कितना खर्चीला होता है? जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी डायबिटीज से अच्छी है, तो डायबिटीज में इकोनॉमिकली भी अच्छी है। डायबिटीज के इलाज में आजकल ज्यादा खर्च होता है, HIV के इलाज में ज्यादा खर्च नहीं होता है। कम से कम प्राइवेट में भी अगर कोई इलाज करता है तो 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए में महीने का इलाज हो जाता है। और ये इलाज आज से 20-25 साल पहले 25,000 30,000 था। ये इलाज आज बाहर देश में 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना है। तो हमारे देश में प्राइवेट में भी इलाज 1000 से 3000 है। और अगर किसी को गवर्नमेंट में जाना है तो गवर्नमेंट में मुफ्त में इलाज है। और हर प्रकार की जांच, यानी महंगे से महंगे टेस्ट जैसे वायरल लोड, वो भी गवर्नमेंट में फ्री में होते हैं। तो आज के डेट में, आज के हालात में हर तबके के मरीज को इलाज मिल सकता है। वो फ्री इलाज लेना चाहे, गरीब है या मिडिल क्लास, अपर क्लास है, उसको प्राइवेट में इलाज करना है, उसका भी इलाज हो सकता है। जी, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं डॉक्टर साहब जब ये मरीज को सजग हो जाना चाहिए कि इसमें HIV का दस्तक हो सकता है, एड्स की नामक बीमारी संक्रमित कर सकती है? कौन कौन सी बीमारियों में ये खतरा रहता है? एक है कि HIV में कौन सी बीमारियां होती है और कौन सी बीमारी हमको HIV ढूंढना है। जी। तो HIV के अंदर TB, PCP, निमोनिया, ब्रेन की बीमारी होती है टॉक्सोप्लाज्मा, ब्रेन की और एक बीमारी है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, कुछ नए प्रकार के कैंसर जिसको लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा या कैपोसिस सार्कोमा, ये कैंसर, या कभी अंदर की जो बीमारियां कुछ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इससे आ सकती है। तो इन चारों चीजों को ढूंढना है कि जो रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने से आई है। अब मरीज में हमको ढूंढना है, तो आजकल तो जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है या हमारे भी एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोटोकॉल है, हर मरीज का जो एडमिट हुआ है उसका HIV का जांच कर लो, क्योंकि आपके पास वो एक व्यक्ति उस समय आया है और उस समय आपको जानना जरूरी है कि वो HIV पॉजिटिव है कि नहीं है।
इसलिए नहीं कि आपको उसको कोई अलग ढंग से ट्रीट करना है, इसलिए कि अगर प्रेग्नेंट महिला या ब्लड देने के लिए कोई व्यक्ति आता है या एडमिट होने को आता है तो अस्पताल में आया है, आपको जानना जरूरी है कि वो HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है कि नहीं है। तो वहां पे हर एक व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं। आजकल हर जगह सर्जरी में जांच होती है, सर्जरी के पहले, या प्राइवेट अस्पताल में हर एक का HIV चेकअप होता ही होता है, तो उस ढंग से भी इलाज पता चलता है कि HIV है कि। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से आप क्या कहेंगे HIV और एड्स के बारे में, जिससे उनके भीतर सजगता और जागरूकता पैदा हो? मैं खाली एक ही किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मैं HIV की प्रैक्टिस 35 ईयर से कर रहा हूँ, और मेरे पास जब मरीज आते हैं तो मैं हर एक को बोलते गया 5 साल 10 साल 20 साल जिएंगे। अब मेरी उम्र 62 है। अब मैं किसी मरीज को बोलता हूँ कि आप 20 साल जिएंगे तो वो थोड़ा सा अंदर से बोलता है ये डॉक्टर ऐसे ही बोल रहे होंगे, खुद भी रहेंगे कि नहीं पता नहीं। तो क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी भी HIV की प्रैक्टिस करती है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी बेटी आपका ख्याल रखे कि आप जिंदा रहेंगे। तो अब उनको अब हंसते हैं। तो मैंने बोला कि आपको पहले लगता था ना कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, डॉक्टर ऐसे ही ठोक रहे हैं। तो इतना आसान हो गया कि लोगों को कन्विंस करना कि आप पूरा जिंदगी जी सकते हैं। इस बीमारी में बहुत जरूरी है कि आप अपना हौसला बनाए रखें, निराश नहीं हो, फिर डॉक्टर की शरण में जाएं। और वैसे भी डॉक्टर के पास जाते ही आधी बीमारी तो ठीक हो जाती है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं इतनी सारी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे HIV जागरूकता और उपचार विषय पर ये बातचीत की HIV जागरूकता और उपचार विषय पर डॉक्टर ईश्वर गिलाडा से अपनी रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमें लिख भेजिएगा पत्र के माध्यम से। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी तकनीकी सहयोगी सुषमा सुरटकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।